दोस्तों नमस्कार। चुनाव जीत जाइए सारे मुद्दे दफन हो जाते हैं। चाहे वो कॉरपोरेट का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे किसान मजदूरों का ही मुद्दा क्यों ना हो, लेकिन चुनाव जीतने का हुनर आपको आना चाहिए। और बीजेपी के पास यही वो हुनर है जो हिंदुत्व के आश्रय और प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के आश्रय चलता है। और 2024 तक यही बिसात बिछाने की तैयारी भी है। लेकिन सवाल पहली बार यह हो चला है कि 2 महीने के बाद कर्नाटक में चुनाव होने हैं और कर्नाटक को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की सांसें फूलने लगी हैं, धड़कनें बढ़ी हुई है। इसी बरस यानी जनवरी और फरवरी में एक दो नहीं बल्कि 5 बार वो कर्नाटक घूम कर आ गए। क्या क्या उद्घाटन किया, कहां कहां पहुंचे और किन किन बातों का जिक्र किया, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण तो यह हो चला है कि दरअसल कर्नाटक को लेकर धड़कनें बढ़ी हुई क्यों हैं। हर कोई जानता है कि कर्नाटक का मतलब महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर का पैसे वाला राज्य है, जहां से बड़ी कमाई होती है। और राजनीतिक तौर पर कांग्रेस अगर वहां जीत जाती है तो 2024 को लेकर पॉलिटिकल फंडिंग के लिए उसे इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। प्रधानमंत्री इस बात को बाखूबी जानते हैं कर्नाटक उनके लिए कितना अहम है। दूसरी बात, कर्नाटक को लेकर जो प्रयोग दक्षिण भारत में वह केरल में नहीं कर पाए, तमिलनाडु में नहीं कर पाए, आंध्र प्रदेश में नहीं कर पाए, तेलंगाना में नहीं कर पाए, वह प्रयोग कर्नाटक के भीतर हुआ है। और अगर 2018 के चुनाव में भी प्रधानमंत्री की यात्राओं को देखिए तो वह लगभग चुनाव के वक्त में 20 रैलियां कर चुके थे, 6 दिन वहीं पर थे। लेकिन सवाल है कि उससे पहले कर्नाटक को लेकर अब की स्थिति तब नहीं थी। अब ऐसी कौन सी स्थिति है जिसमें प्रधानमंत्री की धड़कनें बढ़ चुकी हैं और एक के बाद एक यात्रा कर रहे हैं। मसला सिर्फ कांग्रेस की जीत या पॉलिटिकल फंडिंग का उनके करीब पहुंचने भर का भी नहीं है। दरअसल जिस हिंदुत्व का राग और प्रधानमंत्री चेहरे के आश्रय किसी राज्य में चुनाव लड़ना है, वो राज्य मध्य प्रदेश नहीं हो सकता है, वो राजस्थान नहीं हो सकता है, वो छत्तीसगढ़ नहीं हो सकता है, वह तेलंगाना भी नहीं हो सकता है, वह कर्नाटक ही होगा। क्योंकि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोमई ना बीजेपी से आते हैं ना आरएसएस से आते हैं। लेकिन जब येदियुरप्पा को हटाया गया तो उन्हें सामने लाकर मुख्यमंत्री बना दिया गया। आरएसएस से पूछा भी नहीं गया, आरएसएस भी दुखी हो गई और बीजेपी भी दुखी हो गई और येदियुरप्पा भी दुखी हो गए। यहां तक कि येदियुरप्पा के बेटे तक को महत्ता नहीं दी गई। और अब चुनाव 2 महीने बाद होने हैं, मई में नई सरकार होगी। उससे पहले ऐसी बिसात कर्नाटक को लेकर और किसी को नहीं, प्रधानमंत्री मोदी को ही बनानी है। क्योंकि कर्नाटक का रास्ता 2024 की दिशा में बढ़ता हुआ वो रास्ता है जहां पर अगर धड़कनें बढ़ती हुई परिणाम को उलट देंगी तो फिर 2024 को लेकर मोदी सत्ता की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। यह एक बड़ा परसेप्शन है उसके बाद विधानसभा चुनाव को लेकर भी, और उससे भी बड़ा परसेप्शन 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी है। जरा इस सिलसिले को पहले समझ लीजिए जिन बातों का जिक्र हो रहा है। प्रधानमंत्री 12 जनवरी को गए, 19 जनवरी को गए, 6 फरवरी को गए, 13 फरवरी को गए, 27 फरवरी को गए। इस दौर जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने जो जो उद्घाटन किया ऐसा नहीं है कि वह पूरा हो गया हो। मसलन T2 अभी पूरा वहां पर हुआ नहीं है, जो बेंगलोर का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का टर्मिनल 2 है वो पूरा नहीं हुआ है, लेकिन उद्घाटन उसका कर दिया गया। कैंपेगौड़ा में प्रतिमा को जो अनावरण जिस रूप में किया गया, काम अभी वहां भी जारी है। और इसके अलावे जो हवाई अड्डा जो शुरू किया गया और तुमकुर में HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की जो एक फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया, एरो इंडिया शो देखने पहुंचे, वंदे एक्सप्रेस चलाने पहुंचे और इन सब के बीच अलग अलग जगहों पर घूमते हुए जिन रैलियों को संबोधित कर रहे थे उसमें जिक्र उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे का भी कर दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक से आते हैं, गुलबर्गा से चुनाव जीतते रहे, लेकिन पिछला चुनाव वह हार गए। लेकिन वह जिस समुदाय विशेष से आते हैं उस समुदाय विशेष का प्रभाव कर्नाटक की राजनीति में भी है। यह दलित समुदाय का एक अपना प्रभाव है।
यानी एक तरफ अगर आप देखिएगा कर्नाटक की राजनीति के भीतर में, तो कई सवाल आपके जहन में आएंगे। क्या ऐसी स्थिति प्रधानमंत्री के सामने आ गई है जहां की सोशल इंजीनियरिंग लिंगायत या वोकालिंगा के मार्फत नहीं चलेगी? मुस्लिम समुदाय यूं भी रूठा हुआ है, उसको साथ लेकर कैसे आए, इसको भी तय करना है। और इसके अलावे जो खास तौर से सिद्धारमैया जिस कुर्बा समुदाय से आते हैं और दूसरी तरफ डी शिव कुमार जो वोकलिंगा से आते हैं, और इन सब के बीच लिंगायत के भीतर जो येदियुरप्पा जहां से आते हैं और उनके बेटे जिस समुदाय से आते हैं, वह भी रूठा हुआ है। तो कर्नाटक हार रहे हैं क्या? संकेत ऐसे मिल रहे हैं क्या? क्योंकि कर्नाटक की पहचान 40% कमीशन के तौर पर, यानी करप्शन के अड्डे के तौर पर, और किसी ने नहीं, राहुल गांधी ने खुले तौर पर अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कहा। और 40% कमीशन का मतलब है कि वहां करप्शन ही करप्शन है। लेकिन दूसरा सवाल एक और है, जब किसी राज्य के मुख्यमंत्री की राजनीतिक जमीन उसी के अपने राज्य में और विधायकों के बीच नहीं होती है, तो मैसेज बहुत साफ होता है कि वह रिमोट पर है। और रिमोट किसके हाथ में है? वह दिल्ली के हाथ में है। हालांकि देश के अलग अलग राज्यों में जहां भी मुख्यमंत्री बने वो दिल्ली के रिमोट से चलते हैं, लेकिन कर्नाटक इस मायने में महत्वपूर्ण है कि येदियुरप्पा ही वो शख्स थे जो करप्शन के दायरे में फंसे बावजूद इसके बीजेपी के लिए दक्षिण का दरवाजा उन्होंने कर्नाटक में खोला। और ये जानते समझते हुए प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं कि दरअसल दक्षिण भारत में अगर कर्नाटक की सीट 2024 में उन्हें नहीं मिली, तो यूं ही तमिलनाडु में नहीं मिलती है, यूं ही केरल में नहीं, यूं ही आंध्र प्रदेश में नहीं, और ऐसे में कर्नाटक का दरवाजा भी बंद, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और इसी मुश्किल को साधने के लिए कांग्रेस किसी भी हालत में नहीं जीत पाए, इसके लिए जो कार्यक्रम तय किया गया है वो एक अभूतपूर्व कार्यक्रम है। क्योंकि अप्रैल मई में इलेक्शन होने हैं, 20-25 मई तक इलेक्शन पूरा हो जाना है। हम आपको 2018 में लिए चलते हैं, तब आप और चीजों को साफ कर पाएंगे। 2018 में भी प्रधानमंत्री लगातार कर्नाटक जा रहे थे। कर्नाटक जाने के दौरान वो 4 दिनों तक कर्नाटक में रहे, और 4 रैलियां जो उन्होंने की वो मई के महीने में की। उससे पहले वो नहीं कर्नाटक गए थे, लेकिन यहां तो 5 बार वो पहले ही कर्नाटक चले गए हैं। ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल है कि अगर कांग्रेस का ग्रोथ वहां पर हो रहा है वोटिंग के परसेंटेज के लिहाज से, और खास तौर से राहुल की पदयात्रा में वहां जो रिस्पांस मिला उसके मद्देनजर, और उसके ठीक समानांतर दलितों का सवाल और मुस्लिमों का सवाल, अगर ये सारी चीजें बिखर रही है तो कर्नाटक बीजेपी के हाथ से निकल रहा है। इसका एहसास दिल्ली के राजनीतिक गलियारे में अब बाखूबी होने लगा है। दूसरी बड़ी बात है कि कर्नाटक में येदियुरप्पा के अलावे कोई चेहरा ही नहीं है जिस चेहरे के आसरे बीजेपी चुनाव मैदान में उतर पाए, तो दूर की बात है प्रचार भी कर पाए। तो प्रधानमंत्री मोदी ही वो चेहरा है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ हिंदुत्व का वो नारा है जो कहीं समीकरणों में सोशल इंजीनियरिंग को तोड़ दे, या वो क्लिंगा या फिर वहां के दूसरे समुदाय विशेष को जो लिंगायत है उसके भीतर भी कहीं पैठ लगाने की स्थिति में आकर खड़ा हो जाए। अब इसके भीतर और सिलसिले को समझिए। यह बड़ा रोचक सिलसिला इसलिए हो चला है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की राजनीतिक यात्रा अगर 2024 से आगे बढ़ेगी तो वो कर्नाटक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कर्नाटक में अपने तौर पर वहां की विधानसभा या मुख्यमंत्री को लेकर यह चुनाव नहीं होना है। करप्शन के चार्जेस ना लगे इसलिए प्रधानमंत्री मोदी वहां जा रहे हैं। एंटी इनकम्बेंसी ना काम करे इसलिए प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं। तमाम इससे पहले की योजनाओं को लेकर स्थिति इतनी नाजुक रही कि सरकारी कामकाज को करने वाले ठेकेदार खुदकुशी करने लगे, आत्महत्या करने लगे, और एक मंत्री ईश्वरप्पा को तो इस्तीफा देना पड़ गया। लेकिन वो सारी बातें जनता भूल जाए, वोटर भूल जाए, उसके जहन में प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा हो और हिंदुत्व का राग हो, क्योंकि यही वो स्थिति है जो 2024 में इस देश के भीतर में नजर आने वाली है। तो उसकी एसिड टेस्ट के तौर पर कर्नाटक विधानसभा चुनाव है। अब इस चुनाव के भीतर जब आप घुसते हैं तो आपके सामने यह भी सवाल आता है कि एक ऑपरेशन लोटस चलता है। इस ऑपरेशन लोटस ने ही 2018 में कांग्रेस की सरकार नहीं बनने दी, या कहें जेडीएस को तोड़ डाला।
जेडीएस ऑपरेशन लोटस से कैसे बचेगा इस बार? हालांकि उसने 93 उम्मीदवारों का ऐलान अभी कर दिया और कहा है हमारा टारगेट है 126 सीट। कांग्रेस कह रही है हमारा मिशन है 150 सीट। बीजेपी ने अभी मिशन का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन उस मिशन के दायरे में इसके संकेत दे दिए हैं कि अप्रैल से पहले, यानी नोटिफिकेशन जो जारी होगा कर्नाटक के चुनाव को लेकर, उससे पहले दर्जन भर यात्राएं प्रधानमंत्री मोदी को कर्नाटक में करनी है। और पहली यात्रा और सबसे बड़ी रैली तो उसी दिन हो जाएगी जिस दिन नॉर्थ ईस्ट के रिजल्ट आएंगे। जो 3 राज्यों में चुनाव हुए हैं वहां पर बीजेपी जीतती है, जो एग्जिट पोल नजर आ रहा है। तो इसको रिएक्शन और रिपकल्शन के तौर पर जो परसेप्शन बनाया जाएगा वो कर्नाटक के दरवाजे पर खड़े होकर प्रधानमंत्री मोदी बनाएंगे। क्योंकि कर्नाटक हाथ से निकलने का मतलब सिर्फ एक राज्य के निकलने भर नहीं है। पहली बार 2024 की दिशा में बढ़ते हुए कदम, जो बड़े राज्यों के चुनाव हैं उसमें कर्नाटक का चुनाव परिणाम ऑक्सीजन के तौर पर तेलंगाना में चंद्रशेखर राव के लिए काम करेगा, राजस्थान में गहलोत के लिए काम करेगा, छत्तीसगढ़ में बघेल के लिए काम करेगा, यानी कांग्रेस के लिए काम करेगा। और मध्य प्रदेश के भीतर जो ऑपरेशन लोटस, जो कर्नाटक की तर्ज पर चला और कमलनाथ की कुर्सी चले गई और उसके बाद कितने विधायक वहां से छोड़कर यहां आ गए, अब ये सब किस्से हैं। हकीकत यह है कि मौजूदा वक्त में पैसे के आधार पर राजनीति को साधते हुए और राजनीति साधने के बाद उससे कई गुना ज्यादा पैसा निकालना और उसकी उगाही करना, यह राजनीति का नया चौसर है, जो आपको कर्नाटक में 40% कमीशन का जो आरोप है उसके मद्देनजर खुले तौर पर नजर आता है। विधानसभा के भीतर जरा समझने की कोशिश कीजिए कि कांग्रेस जिस लिहाज से कर्नाटक में मजबूत है, वैसी मजबूती राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी नहीं है, वैसी मजबूती मध्य प्रदेश में भी नहीं है। तो क्या कर्नाटक अगर छीन लिया जाए तो उसके बाद स्थिति बिल्कुल बीजेपी के अनुकूल हो जाएगी या फिर प्रधानमंत्री मोदी का रास्ता 2024 तक साफ हो जाएगा? इसको परखने के लिए और समझिए, जो कांग्रेस है उसको जो परसेंटेज ऑफ वोट है 2013 में जब मनमोहन सिंह की सरकार केंद्र में थी 37% वोट मिले थे। विधानसभा चुनाव में जब मोदी की सरकार आ गई केंद्र में तब उसको 38.14% मिले, यानी लगभग 1.15% वोट बढ़ गया 2018 में। यह अलग मसला है कि सीटें कम हो गई, सीट 112 सीट 2013 में थी, 2000 घटकर वो 80 सीट पर आ गई। जेडीएस के परसेंटेज घटे हैं, वो 20% से 18% पे आया, लेकिन 18-20% के भीतर चुनाव में, विधानसभा चुनाव में जेडीएस के पास वोट रहते हैं। और ऑपरेशन लोटस भी इस दौर में है और इस दौर में बीजेपी अपने धनबल के साथ भी दरवाजे पर खड़ी होगी। तो यह मुश्किल कहीं ना कहीं जेडीएस के सामने जरूर होगी। दूसरी तरफ ध्यान दीजिए तो एक बड़ी लंबी छलांग लगाई थी बीजेपी ने, जो 20% 2013 में था, छलांग मारकर वो 36% पे पहुंच गई। लेकिन बावजूद इसके 2% वोट उसके कांग्रेस से पिछले चुनाव में भी कम थे। लेकिन वही सवाल, ऑपरेशन लोटस है, डबल इंजन है, दिल्ली में मोदी सरकार है, वहां पर जिसे मन चाहे मुख्यमंत्री बनाए। क्योंकि येदियुरप्पा को जब हटाया गया तो बड़ा सवाल था कि उम्र के लिहाज से येदियुरप्पा को हटा दिया जाता है और उम्र और अनुभव के लिहाज से चुनाव जीतने के लिए उनका उपयोग भी किया जाता है। क्योंकि जब कल ही प्रधानमंत्री पहुंचे तो जिस फ्रेम में, कैमरे के फ्रेम में वो खुद अकेले चलना पसंद करते हैं, उसमें हाथ थाम कर वो चल रहे थे येदियुरप्पा के साथ। हमें एक तस्वीर और याद आ गई। ये तस्वीर दरअसल 2014 के चुनाव की है, जब चंद्रबाबू नायडू को लेकर वह अपने साथ कुर्सी पर बैठाने के लिए जिद कर रहे थे। प्रधानमंत्री उस समय बने नहीं थे, चुनाव प्रचार में निकले थे। लेकिन उस पीरियड के याद कीजिएगा और उसके बाद की परिस्थितियों को देखिएगा तो राजनीतिक त्रासदी के तौर पर आप समझ जाएंगे कि कैसे किसका उपयोग करना है और चुनाव के बाद किसको किस रूप में डंप कर देना है। अब इस दूसरी परिस्थिति में आइए कि यह रास्ता 2024 की दिशा में क्यों जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हिंदुत्व का जो नारा है, उस नारे की गूंज बीजेपी के लिए पूरे हिंदी पट्टी में गूंजती है और उस हिंदी पट्टी में सेंध लगाने के लिए कोई नहीं है। कोई नहीं से मतलब कांग्रेस भी नहीं है और तमाम छत्रप भी नहीं है। जो
दक्षिण भारत के राज्य माने जाते हैं या नॉर्थ ईस्ट माना जाता है, या फिर पंजाब और जम्मू कश्मीर को ले लीजिए, यहां थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि हिंदुत्व का नारा चलता होगा, उसमें सबसे प्रमुख राज्य कर्नाटक ही है। हम हिंदुत्व एस्पेक्ट में बताएं उससे पहले कर्नाटक की हैसियत समझिए कि 26 सीटें बीजेपी ने पिछले चुनाव में जीती। कल्पना के परे है कि 26 सीटें बीजेपी कर्नाटक में जीत जाए, जो उससे पहले 17 सीट जीती थी 2014 में, और 2019 में 26 सीट जाती है। ऐसा नहीं है कि कर्नाटक में उससे पहले बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में नहीं जीता। मनमोहन सिंह के काल में 2009 में भी वह 19 सीट जीत गई थी। तो कर्नाटक के भीतर परसेप्शन, मोदी नहीं भी थे तब भी वह 19 सीट जीत रही थी, और मोदी हैं तो 26 तक पहुंच गए। यह जाहिर तौर पर एक बड़ी उपलब्धि है। इस उपलब्धि में एक एक सीट का कम होना 2024 के लिए खतरे की घंटी होगी। इसका एहसास बाखूबी जानते हैं, क्योंकि यह हर किसी को पता है कि कांग्रेस वहां पर सिर्फ एक ही सीट जीत पाई, और वह सीट मल्लिकार्जुन खड़गे की नहीं थी, जो इस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। गुलबर्गा से वह चुनाव हार गए थे, 2014 में जरूर जीते थे, 2019 में नहीं जीत पाए। लेकिन जो जीते थे वह डी के सुरेश थे, जो बेंगलोर ग्रामीण से जीते थे। और इस दौर में कांग्रेस की सबसे बड़ी उलझन डी के शिव कुमार हैं और सिद्धारमैया हैं। सिद्धारमैया कह रहे हैं, इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं, यह मेरा आखिरी चुनाव है। और डी के शिव कुमार कह रहे हैं, आप सीएम रह चुके हैं। और जब राहुल गांधी निकले थे तो दोनों को एक साथ बैठाकर पूछते थे, आपको इनका क्या अच्छा लगता है, और उनसे पूछा, आपको इनका क्या अच्छा लगता है। लेकिन यारी मुख्यमंत्री को लेकर ऐसे होती नहीं है जिस तरीके से राजस्थान में हो रहा है। तो कांग्रेस की मुश्किल उसकी अपनी मुश्किल है, लेकिन पहली बार बीजेपी की मुश्किल नरेंद्र मोदी की मुश्किल है। यह एक राजनीतिक तौर पर नई बिसात बिछ रही है। अब इसके दूसरे हिस्से में आइए, जिसका जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि कांग्रेस ने जब यात्रा निकाली थी तो जिन जिलों को कवर किया, उसमें चामराजनगर था, उसमें मैसूर था, उसमें मांड्या था, उसमें तुमकुरू था, उसमें चित्रदुर्ग था, उसमें बेल्लारी था, उसमें रायचूर था। ध्यान दीजिए, इन जगहों पर बीजेपी और जेडीएस चुनाव जीतती है। उन्हीं जगहों से निकले थे, और जब आप उनके भीतर घुसिएगा तो 18% लिंगायत है। कांग्रेस को लग रहा है येदियुरप्पा को जगह नहीं दी, उनके बेटे को जगह नहीं दी, तो लिंगायत हमारे पास आ जाएंगे, हो सकता है कुछ बढ़ जाए। वोकालिंगा, चूंकि डी के शिव कुमार वोकालिंगा समाज से आते हैं और जेडीएस का भी उस पर प्रभाव है, तो बीजेपी को लग रहा है अब इसके भीतर हम घुस के चीजों को बांट सकते हैं। 12% मुस्लिमों का जिक्र बार बार हो रहा है कि क्या टीपू सुल्तान और सावरकर को जिस तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है, जो टीपू सुल्तान के साथ होगा वो सावरकर के साथ नहीं। इस परिस्थिति में एक हिंदुत्व की नई परिस्थिति को समेटने की कोशिश की जा रही है, और यह इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है जब हम आपसे जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि हिंदू पट्टी में, हिंदुत्व की पट्टी को लेकर जो इस देश के आंकड़े कहते हैं, वो बहुत साफ कहते हैं कि बीजेपी की पूरी जान हिंदुत्व नारे में ही छुपी हुई है, और कर्नाटक में भी वो उसी रूप में चीज़ों को क्रिएट करना चाहते हैं। क्योंकि देश के 15 राज्य मत कहिए, 14 राज्य और एक दिल्ली, इन 14 राज्यों और एक दिल्ली को मिलाइएगा तो कुल सीट जो होती है वो 376 सीटें होती है। आप सोच रहे होंगे कौन कौन से राज्य हैं, हमें लगता है उन नामों का, राज्यों का भी जिक्र कर दें आपके सामने। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, बंगाल, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, असम, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात और उड़ीसा। 376 सीटों में बीजेपी यहां से 261 सीट अपने बूते जीती हुई है, और कांग्रेस के पास इन 376 में से सिर्फ 13 सीट है। और जो बाकी 102 सीट बचती है, उस 102 सीट में भी 44 सीटें जिन्होंने जीती, उसमें खास तौर से शिवसेना की 18 सीट, जनता दल यूनाइटेड की 18 सीट, लोक जनशक्ति पार्टी की 6 सीट, आरएलपी की 1 सीट, आसू की 1 सीट, 44 सीट जो है वो बीजेपी के साथ मिलकर लड़े और जीते हैं, और इसमें अपना दल को भी जोड़ लीजिए 2 सीट। यह स्थिति है, यानी इस पूरी हिंदी पट्टी में कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है ही नहीं जो बीजेपी के हिंदुत्व के काउंटर में चीजों को खड़ा कर पाए। और उसमें अगर जरा सी फिसलन अब क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के जरिए, खास तौर से बिहार में नीतीश कुमार और लालू एक साथ खड़े हैं, तो बीजेपी के लिए मुश्किल है। उसकी भरपाई वो कहां, कैसे, किस रूप में करेगी, तो दक्षिण का ही वो हिस्सा बनता है। और दक्षिण भारत, या कहे जहां पर हिंदुत्व की परिस्थिति कमजोर है,
वहां के उस इलाके में आइएगा तो कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट के तमाम राज्य, इन तमाम जगहों पर जो 167 सीट है, अब इसके भीतर झांकिएगा तो बीजेपी ने यहां पर 43 सीटें जीती हैं, कांग्रेस ने यहां पर 38 सीटें जीती हैं, अदर्स ने 80 सीट जीती हुई है। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका किसी राज्य की है तो वह कर्नाटक की है। तो कर्नाटक कितना अहम है इस लिहाज से कि जैसे ही हिंदुत्व के नारे के दायरे में इस बार भारत के वोटर नहीं फंसते हैं या बीजेपी के आश्रय नहीं फंसते हैं तो फिर क्या होगा। इस फिर का जवाब कर्नाटक जैसी जगह में जाकर छुप गया है और उसको लेकर धड़कने विधानसभा से जो शुरुआत होगी वह लोकसभा चुनाव तक जाने वाली है। यह मुश्किल मौजूदा वक्त में प्रधानमंत्री के औरे को यानी नरेंद्र मोदी के औरे को परेशान कर रही है, जो कि बीजेपी के भीतर एकमात्र नेता के तौर पर है। और इसमें एक चीज और महत्वपूर्ण है, जब जब प्रधानमंत्री की यात्रा होती है उससे पहले एक यात्रा देश के गृह मंत्री की भी होती है, वह भी चीजों को जाके परखते और समझते हैं। यानी समूची बीजेपी की रणनीति जिन दो लोगों के इर्द गिर्द टिकी हुई है, उनकी असल परीक्षा कर्नाटक में इसलिए है क्योंकि कर्नाटक में बीजेपी सबसे कमजोर स्थिति में है। ना उसके पास चेहरा है, ना आरएसएस का साथ है। आरएसएस के हिसाब से आपने मुख्यमंत्री नहीं बनाया, बीजेपी के भीतर उछल कूद है, करप्शन का अड्डा है, एंटी इनकम्बेंसी काम कर रही है। इन सारी परिस्थितियों में अगर कर्नाटक बीजेपी गंवाती है और कांग्रेस जीतती है तो यह सबसे बड़ा झटका 2024 को लेकर दिल्ली पर पड़ने वाला है, जिस दिल्ली की राय में 2024 वो जीत चुकी है, लेकिन परसेप्शन के लेवल पे शुरुआत कर्नाटक से ही होने वाली है। तो आखिर के तीन महत्वपूर्ण सवाल, अगर कर्नाटक चला गया तो कांग्रेस के लिए यह जीवन दान होगा, ऑक्सीजन उसे राजनीतिक तौर पर मिलेगी। अगर कर्नाटक चला गया तो इस देश के भीतर के जिन प्रोजेक्ट्स को लेकर महाराष्ट्र से अभी तक गुजरात से खिलवाड़ हो रहा है और बहुत सारी खबरें कर्नाटक के प्रोजेक्ट को लेकर नहीं आ पाई, जहां से किस रूप में किस प्रोजेक्ट को लगाया जाता है, उस कैपिटल का एक बड़ा हिस्सा उस पॉलिटिकल फंडिंग से माइनस हो जाएगा जो बीजेपी के पास जाती है। और तीसरी स्थिति तो सीधे सीधे उस चेहरे को लेकर है जिस चेहरे ने अपने इर्द गिर्द इस देश के तमाम राजनीतिक दलों को लाकर खड़ा कर दिया है कि हम हैं तो आप चुनाव लड़िए और हमारा नाम लेकर लड़िए। तो तमाम राजनीति के दायरे में जो सिर्फ यह सोच रहे हैं कि दरअसल अडानीज मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, उसके काउंटर में जो हिंदुत्व का भपका है, उसके काउंटर में जो प्रधानमंत्री मोदी की अपनी रैलियां और चुनावी रैली और चुनावी शिरकत का जो चेहरा है, वो चेहरा और उसकी परीक्षा कर्नाटक में ही होनी है। इंतजार इसका जरूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।